नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। वित्त मंत्री ने बजट किया पेश, आम आदमी को कितनी राहत। वित्त मंत्री का ऐलान, पीएम गति शक्ति पैदा करेगी 60 लाख नौकरी। डिजिटल संपत्ति पर 30% टैक्स, आरबीआई लाएगा डिजिटल रुपया। कांग्रेस बोली बजट से गरीब मध्यम को कुछ नहीं और मोदीनॉमिक्स ने अर्थव्यवस्था को तबाह किया। विशेषज्ञ सुप्रीम कोर्ट पैनल से बोले, पेगासस सरकारी भूमिका के संकेत मौजूद, एक रिपोर्ट के मुताबिक। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। और आज 1 फरवरी के दिन आम बजट पेश किया गया। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उनका ये चौथा बजट था और बहुत ही छोटी स्पीच थी, 92 मिनट्स की ये स्पीच थी और जिसमें कि सरकार का ये कहना है कि ये जो बजट है ये वृद्धि विकास को आगे बढ़ाएगा और ये बजट का जो पूरा फोकस है, जो 75 साल का जो भारत है वो उसे 25 साल और आगे लेकर जाएगा और उसी को देखते हुए इस पूरे बजट को बनाया गया है। जो 7 इसमें फोकस एरियाज थे इस बजट के, जिसमें कि पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, इन्वेस्टमेंट्स को कैसे फाइनेंस किया जाएगा, ये कुछ कुल मिलाकर कुछ बड़े एरियाज थे। और जो ग्रोथ रेट है वो 9.2% यानी कि 9.2% पे प्रोजेक्ट किया गया है। इसके अलावा 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन के बारे में बातें कही गई हैं और जो कट डायमंड्स हैं, पॉलिश डायमंड्स हैं, उन पर एक्साइज जो कस्टम ड्यूटी है उसको घटाकर 5% घटा दिया गया है। क्रिप्टो के बारे में यानी कि जो डिजिटल करेंसी है उस पर 30% टैक्स की बात कही जा रही है और डिजिटल रुपया सरकार लेकर आएगी। तो ये तमाम तरीके के बड़े बड़े ऐलान हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि इस बजट से क्या आम आदमी को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो कुछ पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं। पहला, नौकरी पेशा जो वर्ग है उसके लिए फिलहाल कोई राहत नहीं है। ई पासपोर्ट की सुविधा शुरू होगी जिससे कि पासपोर्ट डिजिटल हो जाएगा। उससे गरीब वर्ग क्या करेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पोस्ट ऑफिस बैंकिंग प्रणाली से जुड़ेंगे और 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को मूल बैंकिंग से जोड़ा जाएगा यानी कि खाते का ऑनलाइन संचालन सब कर सकेंगे। ग्रामीण इलाकों में लाभदायक होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा अगर ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट होगा, डिजिटली सब कनेक्टेड होंगे, तभी ये सुविधा हो सकती है। तो बड़ा ऐलान किया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अभी जो पोस्ट ऑफिसेज हैं वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स के जरिए बचत खाता सेवाएं और भुगतान संबंधी जो सेवाएं हैं वो प्रदान करते हैं और उसके अलावा 75 जिलों में 75 बैंकिंग यूनिट्स बनाने की बात कही गई है। पीएम आवास के तहत 80 लाख घरों को बनाने की बात कही गई है, जिसके लिए 48,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। एक राष्ट्र एक रजिस्ट्री करण की बातें कही गई हैं। आईटीआर में भूल सुधारने का मौका दिया गया है और अब आप 2 साल के अंदर अपने आईटीआर को अपडेट कर सकते हैं। और जो डिजिटल करेंसी है उस पर रुपया लागू होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए इस डिजिटल करेंसी को जारी किया जाएगा। छात्रों के लिए ई विद्या की सुविधा लाई गई है जो पीएम ई विद्या की योजना के तहत, जिसमें कि 1 चैनल और 1 क्लास होगा और 200 टीवी चैनल्स जो कि क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देंगे, उनकी बातें भी कही गई हैं। नेशनल पेंशन स्कीम में 14% टैक्स फ्री हो जाएगा सरकारी कर्मचारियों के लिए, जो पहले 10% था उसको बढ़ाकर अब 14% कर दिया गया है। तो ये सारी सुविधाएं बताई गई हैं कि ये आम आदमियों के लिए है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा उसको लेकर तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं कि घोषणाएं बड़ी बड़ी की हैं, लेकिन उनकी जो नियत है इम्प्लीमेंटेशन को लेकर उस पर बहुत बड़ा संदेह पैदा होता है। तो बड़े बड़े वायदे मोदी सरकार ने किए हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेगी ये पता नहीं है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की, जिसके तहत आज निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा कि लोगों को 60 लाख नौकरियां मिल सकेंगी, यानी कि 60 लाख नौकरियों को जनरेट किया जा सकता है। अब ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है केंद्र सरकार की, उसमें ये कहा जा रहा है कि एक इसमें क्षमता है, जो पीएलआई स्कीम है वो भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएगी और पिछले साल उसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है
और ये कहा जा रहा है कि 60 लाख नौकरियां तो हम जनरेट करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो भी 30 लाख करोड़ तक बढ़ जाएगा। ये कहा गया है कि जो पीएम गति शक्ति का जो फोकस है वो महिलाओं पर रहेगा, छात्रों पर रहेगा, किसानों पर रहेगा और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस रहेगा। और ये कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास के लिए जो एक रिक्वायर्ड इकोसिस्टम है उसे बनाया जाएगा। ये घोषणाएं की हैं, लेकिन इसमें महिलाओं का फोकस कहां पर रहेगा, किसानों का फोकस कहां रहेगा, छात्रों का फोकस कहां रहेगा, इसको लेकर बहुत स्पेसिफिक चीजें नहीं बताई गई हैं। और इसीलिए जो तमाम विपक्षी दल हैं वो यही कह रहे हैं कि ये जो बजट है ये बिल्कुल भी आम आदमी के विरोधी है और जो गरीब और जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं उनके लिए ये बजट केटर नहीं कर पाता। तो इसके पहले भी नौकरियों को लेकर बड़े बड़े ऐलान मोदी सरकार ने किए हैं, लेकिन नौकरियां एक ऐसी चुनौती है, एम्प्लॉयमेंट इस समय सबसे बड़ी चुनौती है मोदी सरकार के लिए। अब 60 लाख नौकरियों का उन्होंने वायदा किया है, तो वायदे इसके पहले भी बहुत हुए हैं लेकिन वायदे पूरे नहीं हुए। तो अब ये 60 लाख नौकरी का वायदा मोदी सरकार कैसे पूरा करेगी, किस टाइम लिमिट में करेगी, ये सारी चीजें किसी को अभी पता नहीं है। लेकिन हाँ, घोषणा हो गई है। घोषणा सुनकर अच्छा लगता है कि 60 लाख नौकरियां होंगी, लेकिन वो नौकरी कहां से आएगी, किसको मिलेगी, कितने लोगों को लाभ होगा, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। इस पर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। खबर में अब बात करते हैं तीसरे बड़े ऐलान की, जो कि बजट में आज निर्मला सीतारमण ने कहा। और उस घोषणा को सुन के ऐसा लग रहा है कि जो क्रिप्टो जो टैक्स रेजीम है वो फाइनली अब सरकार उस पर सोचने लगी है। हालांकि खुले शब्दों में क्रिप्टो का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो वर्चुअल एसेट्स हैं, जो वर्चुअल करेंसी है और जो वर्चुअल एसेट्स हैं उस पर 30% टैक्स लगेगा। यानी कि अगर आपकी इनकम वर्चुअली होती है तो उस इनकम पर टैक्स 30% होगा। अगर आपको अपनी वर्चुअल गिफ्ट्स देनी है किसी को तो वो भी टैक्सेबल होगी, यानी कि उन पर भी टैक्स लगेगा। और निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिस तेजी से और जिस फ्रीक्वेंसी से वर्चुअल करेंसी को इस्तेमाल किया जा रहा था, तो एक स्पेसिफिक टैक्स रेजीम लाना जरूरी था और इसीलिए उन्होंने इस चीज का ऐलान किया है। टीडीएस की जहां तक बात है, इस वर्चुअल करेंसी पे 1% के टीडीएस कट सकता है। और ये कहा गया है कि 2023 तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर आरबीआई समर्थित, यानी कि जो आरबीआई का समर्थन होगा उसको, और एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यानी कि डिजिटल रुपया लाने की बात सरकार कह रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो डिजिटल रुपया है और जो तमाम चीजें हैं, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, इसको लेकर वो लीगल है या नहीं लीगल है, इसको लेकर कोई अभी बातचीत नहीं हुई है। आज कांग्रेस ने बहुत सारी बातें कही हैं कि आप अभी तक कानून कोई नहीं लेकर आए हैं, आपने कोई गाइडलाइंस नहीं बनाई है, लेकिन आपने टैक्स अनाउंस कर दिया है। तो आखिर जो इन्वेस्टर है उसको संरक्षण कैसे मिलेगा, उसे प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा। लेकिन इसको लेकर बहुत अभी गहन मंथन मिनिस्ट्री के अंदर चल रहा है, संसद के अंदर चल रहा है, सरकार के अपने लोगों के अंदर चल रहा है। और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिनका ये कहना है कि उन्हें अभी खुद को बहुत ज्यादा क्लैरिटी वर्चुअल करेंसी को लेकर नहीं है। तो ऐसे में टैक्स अनाउंस कर देना 30%, तो ये एक रोड मैप तो देता है, लेकिन वो रोड मैप पर हम कैसे पहुंचेंगे, उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, उसका ढांचा क्या होगा, ये अभी किसी को पता नहीं है। और इसके लिए हमें अभी कितना इंतजार करना पड़ेगा ये नहीं पता है। लेकिन जो डिजिटल रुपया है वो ऐसा लग रहा है कि 2023 तक आ जाएगा। लेकिन वर्चुअल करेंसी का जो पूरा खाका है वो अभी तैयार नहीं है, जिसको लेकर यही कहा जा रहा है कि ये बहुत ही अजीबोगरीब सी सिचुएशन है कि आपने ना कानून है ना कोई गाइडलाइन बनाई है, लेकिन टैक्स आपने कह दिया है कि 30% टैक्स उस पर कटेगा। इसका आधार क्या है ये किसी को पता नहीं है। इस पर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर में बात करते हैं विपक्षी दलों के प्रतिक्रिया की, जो कि काफी हमलावर थे आज के केंद्रीय बजट को लेकर। राहुल गांधी ने यह कहा कि ये बिल्कुल जीरो सम बजट है और इसमें सैलरीड क्लास के लिए और मिडिल क्लास के लिए, गरीब वर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। और निर्मला सीतारमण ने ये कहा था कि ये जो बजट है ये बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट है। जो 75 साल पुराना जो भारत है वो 100 साल तक कैसे इसको हम आगे लेकर जाएंगे, उसको लेकर उन्होंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में इस बात को कहा था। तो कांग्रेस ने ये तक कहा कि जो मोदीनॉमिक्स है उसमें मोदीनॉमिक्स ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है
और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी के लोग हैं ना उन्हें बजट के बारे में कुछ आता है, बिल्कुल इग्नोरेंट है और साथ में घमंडी भी हैं, एरोगेंट भी हैं। शशि थरूर ने लिखा कि बहुत डिसअपॉइंटिंग बजट था जिसमें कि कोई रिलीफ नहीं था मिडिल क्लास के लिए, मनरेगा पर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ और बहुत ही अनइमेजिनेटिव और अनइम्प्लीमेंटेबल बजट है, यानी कि उसको आप लागू नहीं कर सकते, ऐसा बजट है। दूसरी तरफ जयराम रमेश ने कहा कि क्लाइमेट एक्शन पर इतना फोकस था सरकार का और एक तरफ वो क्लाइमेट एक्शन की बात करती है और दूसरे तरफ जो इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात करती है जो कि इकोलॉजिकली बहुत हानिकारक है। तो ये जो दो चेहरे वाला जो एक रवैया है सरकार का वो समझ में नहीं आता है। तो इसको लेकर डेरेक ओब्रायन जो कि तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा एमपी हैं, उन्होंने सरकार पर तंज कसा और कहा कि ये तो हीरो को पसंद करने वाली सरकार है क्योंकि आज कस्टम ड्यूटी कट और पॉलिश डायमंड्स पर 5% घटाई गई थी। तो उन्होंने ये लिखा है कि डायमंड्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड पीएम डज नॉट केयर बजट। उन्होंने कहा है कि अगर किसानों और महिलाओं और नौजवानों और गरीबों की बात करें तो वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन लोगों के बजट की परवाह नहीं करते हैं। तो काफी तीखी टिप्पणी इस बजट पे हुई है और सबसे बड़ी जो चुनौती है कि आपने घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी की हैं, लॉन्ग टर्म घोषणाएं हैं, लेकिन ये जो बजट है एक ऐसे समय में आया है जब महामारी के बीच लोगों की नौकरियां नहीं है, लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जल सकता है, लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। ऐसे समय में लॉन्ग टर्म प्लान कितना सुरक्षित होगा हमारे देश के लिए, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद थी कि लोगों को राहत, इंस्टेंट राहत कैसे मिलेगी, उसको लेकर सरकार की तरफ से कोई कुछ नहीं कहा गया। हालांकि सरकार का कहना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है और जो पीएम गति शक्ति के तहत हम इतनी सारी जॉब्स हम दे देंगे, लेकिन अब वो देखने वाली बात है क्योंकि घोषणाएं हुई हैं, अब कितनी नौकरी किसके पास जाती है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस बजट की बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है। यहाँ तक कि जो पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे कौशिक बासु, उन्होंने भी कहा कि आर यूथ्स डिजर्व बेटर। ये भी कहा गया है कि हेल्थ और एजुकेशन में, यानी कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके का बजट एलोकेशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो एक महामारी के समय में जब शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए था तो सरकार ने उस पर नहीं किया है। अभी भी सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पुश पर ही है, लेकिन आम आदमी जो गरीब जनता है वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर पुश से कितना उसको फायदा मिलेगा ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने भी बड़े बड़े प्लान्स हैं, घोषणा है, इनको इम्प्लीमेंट कैसे करेगी सरकार। जैसा शशि थरूर ने भी लिखा कि इट्स इंसिपिड, अनइमेजिनेटिव, अनइंस्पायरिंग, अनरियलिस्टिक एंड अनइम्प्लीमेंटेबल। तो ये सारी चीजें इस बजट पर लागू होती हैं और कड़ी टिप्पणी इस पर हुई है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं पेगासस मामले की। आपको ध्यान है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टेक्निकल कमेटी अपॉइंट की थी और उसके सामने 2 साइबर एक्सपर्ट्स पेश हुए। और ये साइबर एक्सपर्ट्स किसके थे? जो पिटिशनर्स थे जिन्होंने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उन पिटिशनर्स ने इन साइबर एक्सपर्ट्स को हायर किया और उन लोगों ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड टेक्निकल कमेटी के सामने वो गए और उन्होंने ये बातें कही कि साफ सबूत मिले हैं इस बात के कि इसमें केंद्र सरकार का और जो केंद्र की जो एजेंसीज हैं उसका कहीं ना कहीं हाथ नजर आता है, चाहे वो इंटेलिजेंस हो चाहे एनफोर्समेंट एजेंसीज हो। ये 2 साइबर एक्सपर्ट्स थे जो एससी पैनल के सामने गए थे और इन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने 2 फोन्स अपने दिखाए जिसका फॉरेंसिक एनालिसिस हुआ था। उन फोन्स के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे आईपी नेटवर्क्स भारत के अंदर थे जो कि आइडेंटिफाई हुए हैं एक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यानी कि एएसएन नंबर से उन फोन्स पर जो कि इन्फेक्टेड थे। और ये कहा गया है उन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स द्वारा कि क्योंकि हमारे भारत में साइबर सिक्योरिटी को लेकर ज्यादा मैच्योरिटी नहीं है, इसलिए इन केंद्रीय जांच एजेंसीज ने एनएसओ की मदद ली थी। यानी कि अगर फोन्स की जासूसी हुई है और अगर केंद्र सरकार ने ये काम किया है तो एनएसओ के साथ मिलकर किया है। और ये सरकार का और एनएसओ और इजरायली सरकार का दोनों का ये कहना था कि देखिए इस तरीके का सॉफ्टवेयर अभी तक हमने नहीं खरीदा है। तो ये जो साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है ये एक बार फिर से मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करता है और जो मोदी सरकार इस समय बिल्कुल डिनायल मोड में है कि देखिए हमने नहीं खरीदा या खरीदा है। ये जो एक बिल्कुल एक इनएडमिसिबल स्टैंड जो इस सरकार का रहा है
वो इसकी और भी ज्यादा पोल खोलता है। और अभी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में क्या कहा था कि उन्होंने $2 बिलियन की एक रक्षा सौदा किया था, और उसी रक्षा सौदा के तहत मिसाइल और ये पेगासस साथ में खरीदा गया, साथ में इंटेलिजेंस गियर भी खरीदा गया। और उस न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर मोदी सरकार बिल्कुल कंप्लीट एक डिनायल मोड में है, और उनका ये मानना है कि देखिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और न्यूयॉर्क टाइम्स को चाइनीज सरकार फंड करती है। ये तमाम तरीके की बातें बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी की सरकार के लोग कह रहे हैं। वीके सिंह ने तो ये भी कह दिया कि ये सुपारी मीडिया है न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए, तो एक डिनायल मोड में है। लेकिन अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड जो ये पैनल है ये क्या करता है, क्या ये संज्ञान लेगा न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का, क्योंकि अब ये देखना है कि अलग अलग इंक्वायरीज चल रही हैं। और उधर पश्चिम बंगाल की जो सरकार थी उसने कमीशन ऑफ इंक्वायरी भी गठित की थी। हालांकि अब ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट का संज्ञान लेता है, क्या मोदी सरकार से वो सवाल पूछे जाएंगे जो सवाल उसके लिए अनकंफर्टेबल है। लेकिन फिलहाल पेगासस ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। तो सुनिए सच की 5 खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।